आज हम देखते हैं कि जो आईआईटीज की फीस लाखों में है और उन आईआईटीज में कौन लोग पहुंच पा रहे हैं, और अगर वहां बहुजन छात्र, ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी स्टूडेंट वहां पहुंच जाते हैं तो वहां किस तरह से उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, उनके साथ वहां किस तरह से जातिगत भेदभाव होता है। अगर रिसेंट में ही बात करूं तो कल ही किस तरह से आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र को सुसाइड करना पड़ा है। तो आईआईटीज में लगातार ये चीजें हो रही हैं तो हमको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है। और जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन रहा है उसने हमेशा से इन सभी सवालों पे कि जो सामाजिक न्याय की जो बात है, जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, उसको हमेशा से मुखरता से उठाते रहे हैं कि अगर इस देश में अब यूजीसी को इक्विटी गाइडलाइंस लेके आनी पड़ती है और उसमें पहली बार वो इस चीज को मानते हैं कि इन संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी स्टूडेंट्स के साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और अपनी रिपोर्ट में ही वो बोलते हैं कि पिछले 5 सालों में 19 से 24 के बीच में जो भेदभाव है वो 118% से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन जब हम जेएनयू स्टूडेंट यूनियन उसके खिलाफ, इन तमाम चीजों के खिलाफ जो अपनी लड़ाई लड़ता है, या एक इंसिडेंट का जिक्र करूंगा कि किस तरह से अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, जहां पर 6 स्टूडेंट्स को उनके पीएचडी के पहले सेमेस्टर के बाद फेल कर दिया जाता है, और वो सेमेस्टर केवल 2 या 2.5 महीने का सेमेस्टर होता है। और जब आप डेमोग्राफी देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स वो कौन है जिनको फेल किया जाता है, तो वो 6 स्टूडेंट्स में से 5 महिलाएं हैं, जिसमें से 4 दलित हैं, 1 ओबीसी, 1 पीडब्ल्यू स्टूडेंट। तो इसके खिलाफ जब जेएनयू स्टूडेंट यूनियन अपनी बात को रखने के लिए वाइस चांसलर साहिबा के पास जाता है तो वो बोलती हैं उनके पास समय नहीं है हमसे मिलने का, और ये यूनियन 2-3 महीने पहले चुन के आता है तो बार बार उनको ज्ञापन देता है कि जो वाइस चांसलर साहिबा आप हमसे आकर मिलिए, कि हम जो इस कैंपस का स्टूडेंट है वो तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, आपको आकर उनका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, स्टूडेंट यूनियन को 2 दिन का सिट इन करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे जाकर, तब जाकर इनको मजबूर होना पड़ता है हमसे मिलने के लिए, और मजबूर होने के बाद इनको एक कमेटी बनानी पड़ती है और उन सभी छात्रों को उनके पीएचडी सेकंड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन देने पे मजबूर होना पड़ता है। ये वही जेएनयूएसयू है जो इस समय कैंपसों में जातिवाद के खिलाफ रोहित एक्ट के लिए लड़ रहा है। ये वही जेएनयूएसयू है जो शिक्षा को बदहाली के कगार पर पहुंचा देने वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो विकसित भारत अधिष्ठान बिल 2025 है, ऐसे तमाम बिल्स के खिलाफ, ऐसे तमाम उच्च शिक्षा विरोधी पॉलिसीज के खिलाफ जेएनयूएसयू लड़ रहा है। और हम देख रहे हैं इस लड़ते हुए, इस बढ़ते हुए जेएनयूएसयू पर के साथ जेएनयू का प्रशासन लड़ रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आप सब इस दुर्घटना से वाकिफ होंगे कि चंद महीनों पहले किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय जो छात्र संघ की एक जो प्रतिनिधि हैं दीपिका झा, उन्होंने एक शिक्षक को थप्पड़ मारा। उसको सीसीटीवी में वो दर्ज हो गया तो हमें पता चला, हमें पुख्ता जानकारी है कि पूरी परिस्थिति क्या थी। उसके ऊपर जो एक्शन हुआ उससे भी आप वाकिफ हैं, और जिस शानदार तरीके से उस रस्टिकेशन को मीडिया में फोटोज सर्कुलेट करके वापस लिया गया कि हाँ हो गया, अब इन्होंने काफ़ी झेल लिया, 1-1.5 महीना इनका आउट ऑफ हो गया, अब इनको वापस से रिइंस्टेट किया गया। तो सत्ताधारी वर्ग के साथ अगर आप खड़े हैं तो आप किसी शिक्षक को थप्पड़ मार के भी बच सकते हैं, उसका अपमान करके भी बच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज में लाइब्रेरी के भीतर आप कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर किसी फेस रिकग्निशन टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, हमको लैब्स की ज़रूरत है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो हमने कल ही जेएनयूएसयू जो रस्टिकेटेड जेएनयूएसयू की प्रेसिडेंट हैं अदिति को इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सुना कि जब वो अपनी मांगे लेकर ये यूनियन जाती है अपने वाइस चांसलर के पास तो उनका जवाब होता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। शर्म आनी चाहिए जेएनयू के इस प्रशासन को
जेएनयू के वाइस चांसलर को और उन तमाम लोगों को जो इस फैसले के साथ खड़े हैं। जब दलित समाज से, बहुजन समाज से और आदिवासी समाज से और तमाम अल्पसंख्यक लोग जब विश्वविद्यालय आए, पढ़ने के लिए आए, उस समय पर इस तरह की दमनकारी टेक्नोलॉजियों का उपयोग हो रहा है। इसी टेक्नोलॉजी का वहाँ उपयोग नहीं हो रहा है जब एक दलित सीवर में मर रहा है। जेएनयू को एक बड़ा प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन उसी प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी में हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग भी देखने को मिलती है। वहाँ जेएनयू का प्रशासन इस तरह की टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, बल्कि वहाँ इस्तेमाल करता है जहाँ छात्रों को पढ़ने से रोका जाए या उनको प्रोटेस्ट करने से रोका जाए। आप प्रोटेस्ट करेंगे तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आपको अंदर नहीं घुसने देगा, आपको आइडेंटिफाई करेगा। उसके साथ साथ हम इस पड़ाव पर भी हैं हमारे देश के इतिहास में, जहाँ जेएनयू में पहली बार ऐसा हुआ है जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रेस्टिगेट किया गया है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 9000 स्टूडेंट्स का मैंडेट लेकर आते हैं। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन 9000 स्टूडेंट्स की आकांक्षाओं, उन 9000 स्टूडेंट के राइट्स के लिए बोलते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जेएनयू को लगातार अलग अलग तरीक़ों से टारगेट किया जा रहा है, वहाँ का फंड कट किया जा रहा है। इवन अब तो ये स्थिति आ गई है कि लगातार करोड़ों रुपए खर्च करके जेएनयू को बदनाम करने के लिए लगातार फिल्में भी बनाई जा रही हैं। 3-4 फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें वही जो एक गोदी मीडिया के अंदर हमेशा ट्रेंड चलता है इंटरनेशनल का, ये सब आज हम देख रहे हैं। बेहद गंभीर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्राइसिस के अंदर है। और आज जो जिस मुद्दे के ऊपर हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं वो उसका एक रिफ्लेक्शन है कि जेएनयू के छात्र संघ को मतलब 2 सेमेस्टर के लिए रेस्टिगेट कर दिया गया है। जेएनयू के छात्र संघ के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है 55-56 साल के अंदर कि इस तरीके का कोई हार सेक्शन लिया गया हो। इससे भी बहुत ज़्यादा मिलिटेंट मूवमेंट हुए हैं, फीआई मूवमेंट हुआ, उससे पहले बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं हॉस्टल्स के लिए, डेप्रिवेशन पॉइंट्स के लिए। बट आज हम ये देख रहे हैं कि जेएनयू का पूरा प्रशासन, वहाँ की वाइस चांसलर पूरी तरीके से आरएसएस के शिकंजे में है और उन्हीं सारी मतलब आरएसएस से सलाह करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए आज उस पर मतलब है कि जेएनयू के छात्र संघ को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। एक बेहद गंभीर स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रीय स्तर पर एसएफआई इसके लिए लड़ाई तो लड़ेगी ही लड़ेगी। बाकी जितने भी लोग हैं उनसे भी हमारा यहीं से यही निवेदन है कि ये जो जितने भी छात्र संगठन यहाँ पे आए हैं वो इस बात को प्रमुखता से उठाएं। जेएनयू हमेशा से एक लीडिंग विश्वविद्यालय, अलग अलग आंदोलनों को दिशा दिखाने वाला, पब्लिक एजुकेशन का फ्लैग बीरर रहा है। तो उसके ऊपर आज ये जो हमला है वो कोई सामान्य हमला नहीं है। अगर ये छात्र संघ अगर बाहर रहेगा तो आने वाले छात्र, क्योंकि इसी छात्र संघ को अगला छात्र संघ का चुनाव कराना होता है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक पूरी तरीके से जेएनयूएसयू को एज ए इंस्टीट्यूशन खत्म करने का साजिश है। इस लड़ाई के अंदर आप सब लोगों से सॉलिडेरिटी की उम्मीद करते हुए कि सब लोग तमाम पूरे देश के अंदर जहाँ भी जिनकी जो प्रेजेंस है वो अलग अलग जगह पे जेएनयू के लिए आवाज़ें उठाएं। जो SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनके भीतर हमेशा उनके साथ सॉलिडारिटी में उतरकर उनकी लड़ाई के साथ एकजुटता को जाहिर करने का काम किया है। और आज उसी जेएनयूएसयू को, ये कई बार ऐसा हुआ है कि जेएनयू के जो छात्र प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कई तरह से उनको आउट ऑफ बाउंड्स करने का, उनके ऊपर पेनल्टी लगाने का, तमाम तरीके से विक्टिमाइज करने की कोशिश हुई है। पर इस बार जो किया गया है ये ऐतिहासिक है, जब एक साथ पूरी की पूरी जेएनयूएसयू यूनियन को पूर्व अध्यक्ष समेत रस्टिकेट कर दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में इस समय तमाम जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई यूनियंस हैं उन पे लगातार हमले हो रहे हैं। आप किसी भी मोर्चे पर जाके देख लीजिए, आपको ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधियों को किसी न किसी तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है, जो कि इस समय सत्ताधारी जो पार्टी है उसके समर्थन में नहीं है, उसके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें हर तरह से विक्टिमाइज किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी कुछ महीने पहले जेएनयूएसयू के साथ मिलकर टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी उसमें शामिल थे। हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जो कि प्रोफेसर अली महमूदाबादी के समर्थन में था। आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। तो ऐसे तमाम लड़ाइयों का जेएनयूएसयू प्रतिनिधित्व करता है।